तो आई होप सबको डेफिनेशन कल क्लियर हो गई थी। अब हम देखो इसमें अगला पॉइंट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर में ही। ये अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट लिख लेते हैं ना। तो हम लिखने वाले हैं कि देयर इज अ कंप्लीट, इसके आगे एक कुछ वर्ड्स और लिख लो। इट इज अज्यूम्ड दैट, है ना। इट इज अज्यूम्ड दैट मतलब ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ कंप्लीट, म्यूट कर लो भाई खुद को। देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी हाई नहीं, लो, फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो ये हमने वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट लिखा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इट इज अज्यूम्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका पूरा ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से कहाँ पर, फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो एटम जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे दूर, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ, है ना। फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ऐसा माना जाता है ना, ये अज्यूम्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमने अज्यूम्ड वर्ड यूज किया है। अज्यूम्ड का मतलब ऐसा ऐसा माना जाता है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअल में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये तो शेयर्ड पेयर है ना। बॉन्ड पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों में शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल सिचुएशन तो अलग है, एक्चुअल सिचुएशन में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना। तो जब तक कंप्लीट ट्रांसफर हम मानेंगे नहीं तब तक ये वैल्यू आएगी नहीं, -1 और +1, ठीक है। तो लॉजिकली सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है किसी को इसमें। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट, अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर समझ लिया है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, रूल्स रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो कौन कौन किसे रूल्स हैं, तो एक एक करके लिख लेते हैं हम उनको। तो देखो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर के वो रूल्स लिखने वाले हैं जो हमें कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक एटम पे जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रूल्स में कि कौन सा एटम पे कौन सा चार्ज होता है ना, या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये जो रूल्स हैं ये मेजरली हमको याद रखने हैं, है ना। तो पहला पहला है किसके लिए, फ्लोरीन एटम के लिए, फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो फ्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 ऑलवेज, ठीक है। ये ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होता है ऑलवेज, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, है ना। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल की, ये बात हमने 10th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी, है ना। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर S ब्लॉक एटम्स होते हैं, फिर ये यहाँ पर D ब्लॉक एटम्स होते हैं, और यहाँ पर ये P ब्लॉक एटम्स होते हैं, और फ्लोरीन एकदम यहाँ पे आता है कोने में, ठीक है, 17th ग्रुप में। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी है,
कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है ना। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब, और नीचे से ऊपर मूव करेंगे तब। तो इसका मतलब जो भी टॉप राइट कॉर्नर वाले एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। अब देखो इस बात का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पुलिंग पावर, है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको खींचने की क्षमता, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, आप फ्लोरीन को जिसके भी साथ कंबाइन करोगे, है ना, फ्लोरीन को जिसके भी साथ कंबाइन करोगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ही खींचेगा, क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो कोई भी इसके सामने आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो निश्चित तौर पर कम ही होगी, है ना। तो जब भी ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींचेगा, और खुद की तरफ खींचेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1 हमेशा, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन एटम का हमेशा ही -1 होगा, है ना। ये पहला पॉइंट है जो हमको रट के रखना है। तो दोनों तरीके से क्लियर हो गया, है ना। हमें लॉजिकली भी क्लियर होना चाहिए ऐसा क्यों है, और फिर हमें याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरीन एटम। अब देखो सेकंड लिखो। सेकंड हम लिखने वाले हैं एल्कली मेटल्स। सेकंड है एल्कली मेटल्स, नहीं सॉरी, मेटल्स। सेकंड पॉइंट में हम मेटल्स की बात करते हैं, है ना। मेटल्स मतलब धातु। तो तीन टाइप के मेटल्स की हम बात करने वाले हैं। एल्कली मेटल्स सबसे पहले, एल्कली मेटल्स। तो अभी हमने जो बात की थी, पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, है ना। ये वाला जो ग्रुप है इसे एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और ये वाला जो ग्रुप होता है इसे एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कितना होना चाहिए सोच के बताओ, +1, है ना। कब, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा ही +1 होगा। ये जो ऑलवेज और जनरली वर्ड जितनी बार भी आएंगे मैं उनको उतनी बार हाईलाइट करते जाऊंगा, क्योंकि हमको वैल्यू इस वर्ड के साथ याद होनी चाहिए, है ना, कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू है वो हमेशा ही है, ऑलवेज, कि कभी कभी है, जनरली, है ना। आगे जब हम कुछ आगे पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें जनरली वर्ड भी कई जगह पर यूज होगा, ठीक है। तो देखो एल्कली मेटल्स जो पहले ग्रुप में आते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो पहले ग्रुप में आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबीडियम, सीजियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो किसी भी एक को पकड़ लो, जैसे हमने सोडियम एटम को पकड़ा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 281, है ना। तो ये स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम पे चार्ज कितना आ जाएगा, +1, है ना। तो इसी तरह से इस ग्रुप में जितने भी मेटल्स हैं वो सबके पास एक एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबल होने के लिए जब सभी एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेंगे, है ना, तो एल्कली मेटल सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1। तो ये हमेशा ही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इनके सामने कौन सा एटम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, +1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गए पहले ग्रुप के मेटल्स। अब दूसरे ग्रुप के मेटल्स पे आते हैं। तो दूसरा है, इसमें एल्कली मेटल्स में चाहो तो ग्रुप 1 भी लिख लेना ब्रैकेट में, अगर किसी को पता ना हो तो,
ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में। अगला है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब कौन से? ग्रुप 2, ठीक है, ये वाले, ये वाले, है ना। तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना। तो ये सब ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर सोच के बताओ कितना होना चाहिए? +2। +2, शाबाश, है ना। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होगा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो इनका +2 क्यों होगा? क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में आ रहे हैं। तो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, है ना, तो उसमें हमको दिखेगा कि वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो जब ये एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होंगे तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो इस पे चार्ज कितना जनरेट हो जाएगा फिर? +2, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा ही +2 होगा, है ना। और अगला है इसमें, इस कैटेगरी में जो अगला याद रखना है हमें, अगला मेटल, वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है? ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 में आता है ना। यहाँ पर ग्रुप 13 होता है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आता है इस ग्रुप में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +3। +3। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, ऑलवेज, ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लॉजिक सेम है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 283 आएगा एल्यूमिनियम का, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना। तो ये हमने सेकंड पॉइंट देख लिया मेटल्स का, है ना। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो सब ऑलवेज वाले आए हैं, राइट। यहाँ पर भी ऑलवेज था, यहाँ पर भी, ये तीनों में ऑलवेज है। अब हम लिखने वाले हैं थर्ड पॉइंट फॉर ऑक्सीजन एटम। थर्ड पॉइंट लिखो, ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ऑक्सीजन एटम का के ऑक्सीडेशन नंबर्स देखो अब क्या क्या होते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का? -2, हमेशा या कभी कभी? जनरली, है ना। जनरली मतलब सामान्यतः, मतलब ज्यादातर बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे आप Na2O ले लो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, है ना, वाटर ले लो। सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? एक सोडियम पे +1, तो 2 सोडियम पे +2, तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2, है ना। मैग्नीशियम अभी हमने देखा था, है ना, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, चार्ज इस पे +2 आता है। तो एक मैग्नीशियम पे चार्ज अगर +2 आएगा और पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना आएगा? -2, है ना। तो ज्यादातर केसेस में तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होगा, है ना। अब ये यहाँ पर अब हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पर हमने जनरली वर्ड लिखा है, इसका मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे ऑक्सीजन के लिए। तो अब जो हम नीचे के पॉइंट्स लिख रहे हैं उन सब में क्या आएगा? एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 वाले एग्जांपल,
जैसे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना, Na2O2, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जैसे हम बात करें, इसको हम ऐसे समझ भी लेते हैं, इनको इसको पेरोक्साइड्स बोलते हैं। इसके जो नाम है, नाम भी लिखते जाते हैं हम पैरेलल में। जहां पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रहा है, उन कंपाउंड को ऑक्साइड्स बोला जाता है ना, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 आ रहा है, उसको पर ऑक्साइड बोला जाता है, पर ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे मैं H2O2 की बात कर रहा था, इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जैसे हम अगर H2O2 का स्ट्रक्चर बनाए, तो ये H2O2 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन बेसिकली, इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ खिसका हुआ होगा। तो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा, -1, और हाइड्रोजन पे आएगा +1। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगी, -1 +1, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, इस ऑक्सीजन एटम को इस ऑक्सीजन एटम को कंपेयर करो, या फिर इस बॉन्ड की स्थिति को कंपेयर करो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एकदम बीच में आएगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड सेम एटम्स है, तो दोनों साइड से सेम फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम बीच में रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम बीच में रहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, और इस एटम पे भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो नेट चार्ज कितना रह जाएगा, -1 और -1, है ना। तो क्या ये बात सबको लॉजिकली समझ में आ गई कि पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज हमको ध्यान में रखना है ना। तो पेरोक्साइड बॉन्ड किस बॉन्ड को कहते हैं, इस बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, है ना। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो ये वाला बॉन्ड होता है O-1, O-1, ये जो बॉन्डिंग सिचुएशन जहां भी आएगी, इसको हम पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड, उसमें एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब एक ऑक्सीजन एटम दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा रहे, तो दोनों ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना होगा, -1, -1। ठीक है, तो जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये उनके एग्जांपल्स हो गए H2O2 और Na2O2, है ना। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पर का मतलब क्या होता है, 1, है ना। तो पर ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1, है ना। मतलब जो इस तरह, इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज -2 होता है जनरली, है ना। लेकिन जब यहाँ पर आप दो ऑक्सीजन एटम ले लोगे, तो दोनों ऑक्सीजन एटम पे मिला के चार्ज -2 होगा, तो पर ऑक्सीजन एटम चार्ज कितना हो जाएगा, -1, है ना। तो ये बन गया पर ऑक्साइड। ठीक है, पर का मतलब 1, है ना। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो दोनों तरीके से क्लियर हो गया, लॉजिकली भी और याद भी रखने में अब आसानी होगी, है ना। तो देखो, अब अगला केस हम देखते हैं, अगला एक्सेप्शन। अगला एक्सेप्शन है जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करे, है ना, सुपर ऑक्साइड्स।
तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12 ऑक्सीजन का। ये ध्यान देना, ये सब हम ऑक्सीजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाफ होता है, इसके एग्जांपल क्या है, KO2, है ना, पोटेशियम डाइऑक्साइड, या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पोटेशियम क्योंकि एक एल्कली मेटल है ना, तो इस पे चार्ज होगा +1 हमेशा ही, ये तो फिक्स है। तो जब इस पे चार्ज +1 फिक्स हो गया, है ना, ध्यान देना, जब इस पे चार्ज +1 फिक्स हो गया, तो कंपाउंड को न्यूट्रल होने के लिए 2 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज कितना रखना पड़ेगा, -1। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना आएगा, -12, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -12 होता है। तो ये समझ में आ गया सबको, है ना। ये इसका एक ही एग्जांपल होता है KO2। तो KO2 हमको ध्यान में रखना है ना। और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि हमको ये वैल्यू याद है ना, पोटेशियम का +1 ऑलवेज होता है, पिछले पेज पे हमने देखा है, ठीक है। तो अगली कैटेगरी है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की, वो है ओजोनाइड, ओजोनाइड्स, ठीक है। तो ओजोनाइड का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो -1/3, एग्जाम्पल -1/3 ऑलवेज होगा, है ना, यहाँ पर हम ऑलवेज, ऑलवेज नहीं सॉरी, ये तो एक्सेप्शंस है, ठीक है, तो इनमें ऑलवेज वर्ड नहीं होगा। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1/3, एग्जाम्पल KO3, ठीक है। पोटेशियम ओजोनाइड बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी, क्या, कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ऑलवेज, सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है। तो 3 ऑक्सीजन पे मिला के कितना चार्ज आएगा, -1। तो 3 ऑक्सीजन पे मिला के -1 आएगा, तो एक पे कितना चार्ज आ जाएगा, या ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा, -1/3, है ना, -1/3, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इसमें एग्जांपल्स होते हैं, है ना। तो अदर केसेस, अदर केसेस में कौन कौन से पढ़ते हैं, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है OF2, ठीक है। तो OF2 में अगर ध्यान दोगे, पहले पॉइंट में, पहले रूल में हमने लिखा है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, -1, है ना। तो 2 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा टोटल, -2। तो कंपाउंड को न्यूट्रल रहने के लिए ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रखना पड़ेगा हमें, +2, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में OF2 में कितना आ जाएगा, +2, है ना। फिर अगला केस है जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा हो क्या, +1, है ना। तो +1 का एग्जांपल क्या है, जैसे O2F2, है ना। वही सेम कहानी, फिर से सेम टाइप का कैलकुलेशन, 2 फ्लोरीन पे मिला के -2, तो सेम यहाँ पर था, 2 फ्लोरीन पे मिला के -2, क्योंकि एक फ्लोरीन पे -1 होता है। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे मिला के कितना आएगा, +2, है ना। 2 ऑक्सीजन पे मिला के +2, मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +1, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, है ना। तो ये कुछ दूसरे केसेस थे जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से वेरी करता है। तो देखो, अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के सारे केसेस देख लिए, है ना।
तो ऑक्सीजन का जनरली तो -2 होगा। 99% कंपाउंड्स जो हमें मिलेंगे उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें -2 ही रखना है। अब कहाँ कहाँ पर नहीं रखना वो सारे एग्जांपल्स की हमने लिस्ट बना ली है यहाँ पे, है ना। तो ये परऑक्साइड हो गए, सुपर ऑक्साइड हो गए, और ये ओजोनाइड हो गए, और ये फ्लोरीन वाले हो गए, है ना। तो सर इसका नाम परऑक्सीजन परऑक्साइड होगा क्या? आदित्य पूछ रहा है इसका नाम परऑक्सीजन परऑक्साइड होगा क्या, किसका? सर पेरोक्सिजन फ्लोराइड सर, इस वाले का O2F2 का। इसका इसको डायरेक्ट ये बोल देते हैं हम, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। सर नहीं, उसके नीचे वाले का पूछ रहा था। इसको डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलते हैं, ओके सर। है ना। ये इस परऑक्साइड उसको बोलते हैं जब, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। देखो परऑक्साइड तब यूज किया जाता है जब ये वाली बॉन्डिंग सिचुएशन हो, इस तरह का बॉन्ड हो, है ना। इस तरह के बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। अभी ये कंपाउंड में O2 2 माइनस नहीं है ना। परऑक्साइड में क्या होता है, O2 2 माइनस चार्ज होता है टोटल। यहाँ पर O2 2 माइनस नहीं है, यहाँ पर O2 प्लस, O2 2 प्लस है ना। तो ये जो O2 2 प्लस है तो ये परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो आइड यूज होता है सफिक्स में, जब भी हम आइड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, एनायन के लिए, है ना। ये मतलब जनरल तरीका होता है लिखने का। जब भी हम आइड यूज करते हैं तो वो किसके लिए हम यूज करते हैं, एनायन के लिए, है ना। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड की हम बात करें, ठीक है, तो सोडियम को हमने नॉर्मली लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो मेटल है या वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, और कैटायन है वो। और क्लोरीन क्योंकि एनायन है तो इसमें हम पीछे IDE लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि राइट साइड में आ रहा था तो यहाँ पर आइड वर्ड का यूज होता है, परऑक्साइड। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम परऑक्साइड वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस सर तरह, इसको बोल देते हैं हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और इसको बोल देंगे डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। क्लियर सर। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया ये बात सबको? ठीक है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जो नेमिंग्स है ना, इसकी जो नेमिंग है O2 OF2 का क्या नाम है, O2F2 का क्या नाम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। तो देखो अब कंक्लूजन क्या है, एक बार बस मैं नाम और हाईलाइट कर देता हूँ। जनरली तो ऑक्साइड होगा, है ना। देखो पर ऑक्साइड का मतलब क्या है, पर ऑक्साइड का मतलब ये है हर कैटायन पर एक एनायन होगा, ठीक है। जैसे 2 हाइड्रोजन पर 2 ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीजन होगा, है ना। तो पर ऑक्साइड मतलब देयर इज वन वन ऑक्साइड प्रेजेंट पर कैटायन, है ना। इस तरह से इसको याद रख सकते हो या समझ सकते हो। फिर सुपर ऑक्साइड, तो मैं तुमको लॉजिकली समझा रहा हूँ ये नाम कैसे रखे गए हैं। जैसे सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जिसमें सुपर हो, है ना। सुपर मतलब बहुत ज्यादा हो। तो जैसे KO2, तो KO2 में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है ना। KO2 को Na2O से कंपेयर करो, तो यहाँ पर एक सोडियम पे 2 सोडियम पे एक ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब एक सोडियम पे आधा ऑक्सीजन आ रहा है, तो कम आ रहा है यहाँ पे। उसकी तुलना में यहाँ पे देखो एक पोटेशियम पे 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो ये सुपर ऑक्साइड हो गया, है ना। फिर ओजोनाइड, ये तो नाम से हमको याद रहता है, ओजोन, ओजोन मतलब O3, तो इसमें मेटल में O3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब नाम याद रहेंगे सबको, इनके नाम साथ में इनके एग्जांपल्स और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हमको याद रखना है। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी याद रखने में? अगले पॉइंट पे है, तो देखो अगला पॉइंट है, अगला जो एटम है वो है हाइड्रोजन एटम। चौथा एटम है, चौथे जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, वो है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जनरली, +1 जनरली, ठीक है।
जनरली तो +1 होता है ना, जनरली वर्ड लिखा है, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे। तो पहले जनरली वर्ड का हम वो देख लेते हैं, जनरल वाले केस के एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कोई भी जिसमें हाइड्रोजन एटम हो। सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर है ना, और देख लो HCl, HF, H2SO4। तो इन सब में देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक एटम का, तो दो एटम का मिला के +2, तो ऑक्सीजन का -2 है ना। सही है, ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, हाइड्रोजन का +1 होता है। एक हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1 है ना। क्लोरीन एक हेलोजन है, तो इसका -1 होता है जनरली, ये हम अभी लिखेंगे अगला पॉइंट, 5th पॉइंट। हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1, पहले पॉइंट में लिखा है फ्लोरीन का -1 होता है हमेशा। दो हाइड्रोजन का +2 है ना, सल्फर का हो जाएगा इस केस में +6, और 4 ऑक्सीजन का मिला के हो जाएगा -8 है ना। तो +8 और -8, तो चार्ज हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अभी इसमें एक्सेप्शंस क्या है वो लिख लेते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होता है -1 किस केस में, मेटेलिक हाइड्राइड्स के केस में है ना, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, मेटल हाइड्राइड, जैसे इसके एग्जांपल्स देखो। तो मेटल कहाँ से मिलते हैं हमको, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से मिलेंगे। फर्स्ट ग्रुप का देख लेते हैं, जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड है ना, KH, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मेटल हाइड्राइड है ना। अगेन अगर नाम पे ध्यान दोगे तो अभी हमने बात की थी कि जो भी कंपाउंड में राइट साइड में आता है उसमें IDE यूज किया जाता है वर्ड में, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन राइट साइड में आ रहा है, तो ये देखो हाइड्राइड लिखा गया है इसको, है ना। और फिर हम जहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, सोडियम पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 ऑलवेज, ये हमने लिखा है ना। सेकेंड पॉइंट में, मेटल्स के पॉइंट में लिखा है सोडियम पे +1 होगा, तो हाइड्रोजन पे कितना जाएगा सॉल्व होके, -1 है ना। तो ये आ गया -1। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक है, तो वो तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको ऑलवेज वाले केस अगर याद रहते हैं, तो उसके अलावा अगर आपको कंपाउंड दिया हो तो हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम की बात हो गई। फिर अगली कैटेगरी है इसमें, अगला एटम है हेलोजन एटम। एक्सक्यूज मी, अगला एटम है हेलोजन एटम। ठीक है, तो हेलोजन एटम हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। जो 17th ग्रुप के एटम्स होते हैं उनको हेलोजन एटम बोला जाता है। हाँ आदित्य, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नो सर, गलती से हो। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो जो 17 ग्रुप के एटम्स होते हैं उनको हेलोजन एटम कहा जाता है ना। तो एक हेलोजन एटम फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का हम पहले पॉइंट में लिख चुके हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में हम यहाँ पे लिख चुके हैं फ्लोरीन का -1 होता है हमेशा। जो बाकी हेलोजन एटम्स हैं कौन कौन से बचे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पर इनका हमेशा -1 नहीं होता है ना, फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होता है, वो पहले पॉइंट में लिखा है। बाकी इनका भी -1 होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कब, जेनरली, है ना, इनका जनरली -1 होता है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। पहले इनके जनरल के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे जैसे HCl, HBr,
NaI सोडियम आयोडाइड, है ना। तो ये सब तो जनरल केसेस हो गए जहां पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर सबके सॉल्व होने पे कितने आएंगे, -1 आते जाएंगे सारे हेलोजेंस के, है ना। यहाँ पर आयोडीन का -1 हो जाएगा। बाकी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो देखो। अब इसमें इसके इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं ना हेलोजन एटम के, वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बाकी बाकी पॉइंट्स में जहां पर हमने दो दो तीन तीन एग्जांपल लिखे थे, क्योंकि वो फिक्स था कि ये इन्हीं केसेस में होता है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो जनरली तो -2 होता है, लेकिन जब वैल्यू -2 से चेंज होती है तो वो इन्हीं एग्जांपल्स में होती है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो हेलोजन है इसमें -1 के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के अलावा कुछ आएगा, तो वो हम उस टाइम पे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। जैसे इसके डायरेक्ट अब हम एग्जांपल्स लिखते हैं। इसमें एक बात हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट रहती है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। -1 से लेकर +7 तक कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। -1 तो होता ही है जनरली, -1 से लेकर +7 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हेलोजन क्योंकि 17th ग्रुप में आ रहे हैं, है ना, 17th ग्रुप में आ रहे हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप का रहता है, 2887, है ना। तो वैलेंसी शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास दो ऑप्शन रहता है स्टेबल होने के लिए, है ना। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनके 8 हो जाएंगे वैलेंसी ऑर्बिट में, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। ये जितने सातों इलेक्ट्रॉन है ये सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो वैलेंसी ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला वैलेंसी ऑर्बिट हो जाएगा फिर से स्टेबल। तो इनके पास ये दो ऑप्शन रहता है कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इन पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, और जब ये सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +7, ठीक है। तो अब -1 से +7 के बीच में इनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है, वो हमें कंपाउंड में कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे हम कुछ कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं इनके, जैसे कसीलो 3, HiO3, HClO4, है ना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, ध्यान देना। पोटेशियम पे +1, ऑलवेज ऑक्सीजन पे -2 होता है जनरली, तो 3 ऑक्सीजन पे मिला के होगा -6। तो इन दोनों का चार्ज कितना हो गया टोटल, -5। तो इसका मतलब बचा हुआ +5 किस पे होगा, क्लोरीन पे, है ना। तो ये हो गया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। ये देखो -1 से +7 के बीच में आ रही है वैल्यू, +5, है ना। सेम अपन HClO4 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन पे +1 जनरली 4 ऑक्सीजन पे मिला के, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा मिला के -8। इन दोनों का मिला के आ रहा है +1 और -8 मतलब -7। तो जो बचा हुआ +7 है वो किस पे आएगा, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7, है ना। तो ये देखो +7 वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमको ये एग्जांपल्स रटना नहीं है कि इन्हीं में से आएगा, है ना। एग्जांपल्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेना मेनी मोर एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसलिए हेलोजन के एक्सेप्शन वाले एग्जांपल्स हमको याद नहीं करना है, ये जब कंपाउंड आएगा तो उसी टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप हेलोजन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। तो अभी 6th पॉइंट लिखो।
सिक्स्थ पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0, है ना। सिक्स्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के लिए। अभी तक तो हम इंडिविजुअली एक एटम की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं, या इसको ऐसे लिख लो, एलिमेंट नहीं, एक सेकेंड रुको, इसको एटम ऑफ एलिमेंट लिख लो। एटम ऑफ एलिमेंट, है ना। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ध्यान देना, वो सब हम किसकी बात कर रहे थे? एटम इन अ कंपाउंड। जैसे हेलोजन एटम जब वो कंपाउंड में हो, है ना, हाइड्रोजन एटम जब वो कंपाउंड में हो। तो अभी तक हमने जितने केसेस देखे वहां सब हम एटम ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे थे। यहां पर हम बात कर रहे हैं एटम ऑफ एलिमेंट की। तो एलिमेंट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है एटम का? ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, है ना। ये बात हमेशा ही सही होगी, ठीक है। हमेशा ही सही क्यों होगी? कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है वो जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो, जैसे ऑक्सीजन O2, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना, सल्फर एसिड, फास्फोरस P4, ओजोन O3। तो अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, किसी भी एक को हम पकड़ लें, जैसे हम ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का केस देखें, तो ऑक्सीजन का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होता है ना। तो अब यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एकदम बीच में रहेंगे, दोनों ही बॉन्ड पे, ना। बीच में क्यों रहेंगे? क्योंकि दोनों तरफ सेम टाइप के एटम्स है, ठीक है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम बीच में रहेंगे, तो इस पे भी चार्ज 0 आएगा, इस पे भी चार्ज 0 आएगा, क्योंकि चार्ज तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक की तरफ ज्यादा खिसकता है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही, किसी भी हम एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट के एटम पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड में हमने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया पहले 5 पॉइंट्स में, फिर छठवें पॉइंट में हमने एलिमेंट में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 7th पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट है sum of oxidation numbers, sum of oxidation numbers of all atoms in a molecule। ये मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा, मॉलिक्यूल है ना, ये ऐसा हटा लेना आखिरी का। ये मॉलिक्यूल है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना। तो देखो, अभी डिपेंड करता है, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना, कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है ना। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हुआ तो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आएगा? 0, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल चार्ज्ड हुआ, सम विल बी इक्वल टू 0। और अगर मॉलिक्यूल चार्ज्ड हुआ तो सम विल बी इक्वल टू, सम की वैल्यू किसके बराबर होगी? चार्ज के बराबर, ठीक है। अब ये पॉइंट हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से समझ में जाएगा। ध्यान से देखना, कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, जैसे वाटर अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सोडियम ब्रोमाइड, सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिस पे कोई चार्ज हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखना, वो मॉलिक्यूल
ये हो गया CO3 एक मॉलिक्यूल जिस पे कोई चार्ज हो, है ना, कार्बोनेट एनायन। मॉलिक्यूल जिस पे कोई चार्ज हो, है ना, मॉलिक्यूल NH4 जिस पे कोई चार्ज हो, प्लस अमोनियम, अमोनियम आयन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने भी एटम्स हैं उन सब का जब आप उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए? जीरो, है ना। जीरो इसलिए क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, तो टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। तो वो यहाँ पर होता भी है। देखो, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 जनरली, तो दो हाइड्रोजन का मिला के कितना? +2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 जनरली। टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो, है ना। HCl में भी ऐसे ही हो जाएगा। NaBr का देखते हैं। एक सोडियम पे चार्ज +1 होता है, एल्कली मेटल है, ऑलवेज +1। ब्रोमीन जनरली -1। हाँ आदित्य, एक एक मिनट में बताता हूँ तुम्हें, है ना। तो इस पर जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो कितना जाएगा? जीरो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो कार्बन पे जो चार्ज होता है वो होता है +4, है ना। कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, +4 चार्ज हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज कितना होगा? -6, है ना। एक ऑक्सीजन पे चार्ज जनरली -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे मिला के होगा -6। इनको जोड़ो, +4 -6, तो चार्ज कितना आ जाएगा टोटल? -2, है ना, -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बात की है कि जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स को जब आप जोड़ दोगे, सम करोगे, तो वो किसके बराबर होगा? वो उसके टोटल चार्ज के बराबर होगा, है ना। तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज जीरो होगा, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स भी जीरो होंगे। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, अगर उस पर कुछ चार्ज है, तो जो सम है फिर वो चार्ज के बराबर हो जाएगा। अब आदित्य ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि सर मॉलिक्यूल पर चार्ज कैसे आता है। हाँ, मॉलिक्यूल पर चार्ज बिल्कुल नहीं आता। मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल एंटिटी होती है ना, लेकिन यहाँ पर इसको याद रखने के लिए हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इस तरह से याद रख लो कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है ना। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर वो न्यूट्रल है तो हम कहेंगे कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स चार्ज्ड है तो हम उसको बोल देंगे कि उस पर चार्ज है, जैसे ये कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एक बड़ा वर्ड हो जाता है, इसलिए हमने इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे मॉलिक्यूल टाइप से लिख लिया। वैसे कायदे से वो चार्ज्ड स्पीशीज जो एक से ज्यादा एटम्स से मिलके बनते हैं, ध्यान देना, वो चार्ज्ड स्पीशीज जो एक से ज्यादा एटम्स से मिलके बनते हैं उसको हम रेडिकल्स बोलते हैं, है ना। रेडिकल बोलते हैं या पॉलीवैलेंट एनायंस बोलते हैं। ठीक है, पॉलीवैलेंट मतलब जिसमें एक, पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो पॉली जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम हो, जैसे यहाँ पे कार्बोनेट और कार्बन और ऑक्सीजन है। और एनायन मतलब जिसपे 2- चार्ज हो, तो इनको रेडिकल बोला जाता है। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है और फिर 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन रेडिकल वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए, है ना। तो मैं चाह नहीं रहा था कि तुम लोग को कोई नया वर्ड याद रखना पड़े, इसके लिए मैंने इसको मॉलिक्यूल से ही समझा दिया है कि मॉलिक्यूल को अगर आप समझ लो कि अगर वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एक केस हो गया। और वही मॉलिक्यूल जैसे CO3, अगर उस पर कोई चार्ज आ गया तो फिर ये दूसरा केस हो गया। क्लियर हुआ आदित्य? हाँ वेलकम यार। तो ये हो गई फिर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसको लिख लो। अगला पॉइंट है
8th पॉइंट देखो, तो 8th पॉइंट है कि इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज n, है ना, ये है फॉर p ब्लॉक एटम्स, है ना। ये p ब्लॉक एटम्स के लिए एक जनरल रूल टाइप का बनाया गया है, क्या कि p ब्लॉक, अगर किसी भी आप p ब्लॉक एटम की बात करो, अगर वो nth ग्रुप में लाई कर रहा है ना, अगर उस एटम का ग्रुप नंबर n है, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस रेंज में आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बिलोंग टू n-10 टू n-18, ठीक है। ये p ब्लॉक एटम्स के लिए है ना। जैसे हम कोई एटम पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन, है ना, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में 15th ग्रुप में आता है ना। नाइट्रोजन एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15th में आता है, तो इसका मतलब इसके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, है ना। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 15, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ऑक्सीडेशन, अब n की वैल्यू 15 डाल दो यहाँ पे, तो 15 माइनस 10 मतलब +5, 15 माइनस 18 -3, है ना। इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है वो कायदे से हमें पहले लिखना चाहिए, ऐसा हमने मैथ्स में सीखा है। तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं -3, +5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक AS, एंटीमनी, बिस्मुथ, है ना। ये जितने भी 15th ग्रुप वाले मेंबर्स हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर इस रेंज में वेरी करेगा, -3 से +5, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हो जाएगा, जैसे एग्जांपल्स देखो, जैसे NH3NO, N2O3, इसमें सब लोग नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखते जाओ नाइट्रोजन एटम के ऊपर। जैसे एक का मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन पे जनरली चार्ज होता है +1, तो 3 हाइड्रोजन पे +3, तो नाइट्रोजन पे -3, हाँ, तो नाइट्रोजन पे हो जाएगा -3, है ना। इसी तरह से जो बाकी जितने भी नाइट्रोजन एटम्स हैं, उन पे ऑक्सीडेशन नंबर उनका उस नाइट्रोजन एटम के ऊपर लिखते जाओ। तो कितनी कितनी आई वैल्यूज, एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली, तो नाइट्रोजन पे हो जाएगा +2, 3 ऑक्सीजन पे मिला के -6, तो 2 नाइट्रोजन पे मिला के +6 होना चाहिए, तो एक नाइट्रोजन पे होना चाहिए +3, 2 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज -4, तो एक नाइट्रोजन पे बचा हुआ +4 होना चाहिए, 5 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज -10, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 का -10, तो 2 नाइट्रोजन पे मिला के +10 होना चाहिए, मतलब एक नाइट्रोजन पे कितना होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, +5। तो यह सारी वैल्यूज तुम देख सकते हो, ये जितनी भी वैल्यूज हैं जो ऊपर लिखी हुई है, ये -3 से +5 की रेंज में आएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, वो सब, उन सब कंपाउंड्स में नाइट्रोजन इन्हीं ऑक्सीडेशन नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन ये बात ध्यान देना, ये p ब्लॉक के लिए ही ये बात सही है, और p ब्लॉक एटम्स। बाकी अगर आप S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक की बात करो, तो वहां पे गलत हो जाता है।
जैसे सिंपल हम एस ब्लॉक का केस ले लें, तो एस ब्लॉक में जैसे हम पहले ग्रुप की बात करें तो उसका तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है +1, है ना, तो उसमें इस तरह का रूल हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। वो जो एस ब्लॉक है वो एक ही वैल्यू शो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज की बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी वैसे देखा जाए तो ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है तुम्हें, है ना। ये जब हम पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि वहां पर हम बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में ये पॉइंट तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सारे रूल्स हमको समझ में आ गए, है ना। एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेते हैं। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर पहले समझ लिया था, उसके बाद ये सारे रूल्स देखे। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। सीधी सी बात यह है कि जो भी एटम्स पीरियोडिक टेबल के कोने में आते हैं ना, जैसे फ्लोरीन एक कोने में आ रहा है तो इसका होगा -1 ऑलवेज। मेटल्स दूसरे कोने में आ रहे हैं तो इनके होंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑलवेज। बाकी जो जो बीच में आते हैं वो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, है ना। तो हम डी ब्लॉक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि डी ब्लॉक एटम्स के बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। सिमिलरली पी ब्लॉक के भी जो बीच की तरफ आ रहे हैं उनके भी काफी सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं जो एक रेंज में लाई करते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पर जो हमने देखा पी ब्लॉक के जो एटम्स हैं वो एक रेंज में लाई करते हैं, है ना। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपको याद क्या क्या रखना है। ये जो अभी हमने रूल्स देखे उसका देखो, अब मैं कंक्लूजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। जो बातें हमें याद रखनी है, हमें बेसिकली ऑलवेज वाले रूल्स याद होना चाहिए। ऑलवेज वाले रूल्स हमें याद होना चाहिए। तो ऑलवेज वाले कौन कौन से हैं? एक तो फ्लोरीन का याद रख लो, -1 होता है हमेशा। एल्कली मेटल्स का क्या होता है? एल्कली मेटल्स का हमेशा +1 होता है। एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ एल्कलाइन अर्थ का हमेशा +2 होता है। अल्मोनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होता है ना। ये ऑलवेज वाले रूल्स हमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब जितने भी हैं वो सब हम निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं? वो सब बड़ा आसान होता है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,6। तो इसकी जनरली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना शो करेगा? -2, ठीक है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसका होता है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन। तो जनरली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। तो बाकी जितने भी एटम्स हैं जो इनके अलावा होते हैं उन सबका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। और फिर जो एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमको, वो ये ऑलवेज की वैल्यू से निकल जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो जब हमने ऑलवेज वाली वैल्यू रट ली थी कि भाई सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो 2 सोडियम का +2 होगा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का सॉल्व होके -1 निकल जाएगा, है ना। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपको ये वैल्यूज याद है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर के लॉजिक्स क्लियर हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की जनरल वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, तो आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब किसी को रूल्स में कोई भी डाउट हो तो वो बेशक पूछ सकता है, और नहीं है तो फिर हम सवाल पे बढ़ते हैं। देख लो आराम से, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? नहीं है तो भैया क्वेश्चन लिखो फिर।
कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, है ना। अंडरलाइंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो अभी मैं एटम्स लिखते जाता हूँ एक एक करके, है ना, फिर तुम लोग बताना। तो पहला है Na2S2O3, दूसरा है Na2S4O6। इसमें मैं अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ जिसका निकालना है। तीसरा है HClO4, चौथा है Na3PO4, पांचवा है HF, छठवा है KO3, सातवां है KMNO4। इसमें सबका बताना है ना, तीनों का। और आठवां है K2CR2O7, इसमें भी सबका बताना है। तो सब लोग वैल्यूज निकालना चालू करो, लिख के रख लेना वैल्यूज, है ना। कोशिश करना कि बिना पेज पलटे हो जाए, है ना। रूल्स हमको सारे याद है ना, सब इसकी हेल्प से निकल जाते हैं, इस टेबल की हेल्प से सब निकल जाएगा। जिसका आंसर आ जाए वो एक साथ आंसर्स बता दे प्राइवेटली चैट में, एक साथ बता देना, है ना, कॉमा लगा लगा के, इंडिविजुअली नहीं। एक ही मैसेज में सारे आंसर्स लिख देना।
बन रहा है क्या? सेवेंथ और एट्थ का गलत है आदित्य। सर वो सेवंथ वाले में माइनस लगाना भूल गया सर उधर लिखते टाइम। अच्छा अच्छा, मतलब कौन से में सेवेंथ में ऑक्सीजन का? यस सर यस सर। ऑक्सीजन का, लेकिन तुमने कितना -8 लिखा है ना, यस सर -8। वो तो गलत है ना, -8 थोड़ी ना होगा, -8 होता ही नहीं है हाँ सर ऑक्सीजन एक का। सेकंड एक सेकंड। यस सर देखकर बताता हूँ सर एक सेकंड। हाँ हाँ। हुआ क्या? सर दोनों का यही आ रहा है सेवंथ और एट्थ का। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें गलती क्या है, मैं बताता हूँ अभी, है ना। ओके बाकी सर। हाँ सुमित, मैं तुम्हारा आंसर देख रहा हूँ, मैंगनीज का सही है, बस तुमने वो सेवेंथ और एट्थ में ऑक्सीजन के सामने तुमने चार्ज नहीं लगाया है ना, बाकी तो सही है, शाबाश। और वैष्णवी तुम्हारा 1 - 2 3, 1 का -2 3, तुम्हारे वो समझ नहीं आ रहा, 1 का -2 लिखा है फिर सीधे 3 लिखा है, सेकंड का नहीं आंसर दिया ना। 3 का -7 नहीं आएगा। देखो ठीक है, अब काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं, मैं बता देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। दो तरीके हैं करने के, है ना। पहले मैं Na2S2O3, इसका मैं डिटेल में बता देता हूँ। Na2S2O3, ठीक है। इसमें आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें बाकी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। तो सोडियम, एक सोडियम का चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 ऑलवेज, तो 2 का होगा +2। एक ऑक्सीजन का होता है -2 जनरली, तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा -6। तो ये दोनों वैल्यू मिला के कितना हुआ, +2 -6 -4 टोटल। तो क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, तो जो बचा हुआ +4 चार्ज है वो किस पे आ रहा होगा, दो सल्फर पे मिला के, दो सल्फर पे मिला के +4 चार्ज आ रहा होगा, है ना, तभी ये टोटल 0 होगा। तो जब दो सल्फर पे +4 आ रहा है, तो एक पे कितना आएगा, एक पे आएगा +2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे +2 पहले पार्ट में। दूसरा, चलो ये तो एक तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका, जैसे अगर किसी को इस तरीके में डाउट है ओरली करने में, तो वो ऐसे कर सकता है कि आपको, हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा है ना, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर।
तो आप सम जो है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होना चाहिए, है ना। तो जितने भी एटम्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दो। तो पहले सोडियम आया, एक सोडियम का चार्ज होता है +1 या ऑक्सीडेशन नंबर +1। कितने सोडियम एटम है? 2, प्लस एक सल्फर, उसका चार्ज मान लो x। कितने सल्फर हैं? 2, और एक ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 जनरली। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3। कुल जमा चार्ज कितना होना चाहिए? 0, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके +2। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है क्या, कि जो भी अननोन है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या मान लो? x। x क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन एटम। ठीक है। तो इससे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। किसी को भी दिक्कत हो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना। और ओरली तो आप लोगों ने देख ही लिया है, टोटल चार्ज 0 करना है हमें। अब देखो ये चीज हम यहाँ पे आगे और भी क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, है ना। 2 सोडियम पे चार्ज +2, 6 ऑक्सीजन पे -12। तो ये +2 -12 मतलब -10। तो बचा हुआ +10 4 सल्फर पे होगा, है ना। +10 जो है वो 4 सल्फर पे होगा। तो 10/4 एक सल्फर पे होगा, मतलब +10/4। ठीक है। HClO4, हाइड्रोजन +1 जनरली, 4 ऑक्सीजन पे -8, ये दोनों मिलके हुए -7। तो क्लोरीन पे कितना होगा? +7, है ना। तो ये हो गया क्लोरीन पे +7। 3 सोडियम पे, 3 सोडियम पे चार्ज कितना होगा? +3, 4 ऑक्सीजन पे -8, तो -5। तो बचा हुआ +5 किस पे होगा? फॉस्फोरस पे। हाइड्रोजन पे +1 जनरली, है ना, कंपाउंड न्यूट्रल है। तो बचा हुआ -1 किस पे होगा? फ्लोरीन पे। और कायदे से तो अपन कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन जिसको अंडरलाइन किया गया है उसका -1 ऑलवेज होता है, हमेशा, बिना दिमाग लगाए, है ना। तो इसमें तो ये कैलकुलेशन वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी। ओजोन, है ना, तो पोटेशियम का +1 होता है हमेशा। तो 3 ऑक्सीजन का -1, पोटेशियम का +1 होता है। 3 ऑक्सीजन का -1 मतलब एक ऑक्सीजन का होगा -1/3, है ना। और ये हमने लिखा भी है ओजोनाइड। ओजोनाइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आता है। पोटेशियम का +1, 4 ऑक्सीजन का -8, तो मिलके हो गया -7। तो बचा हुआ +7 किस पे आएगा? मैंगनीज पे। और पोटेशियम, 2 पोटेशियम पे +2, 7 ऑक्सीजन पे -14, तो ये मिलके हुआ -12। तो बचा हुआ +12 आएगा 2 क्रोमियम पे। तो एक क्रोमियम पे कितना जाएगा? +6। ठीक है। बाकी यहाँ पर सबके पूछे थे, तो सबके आ जाएंगे। जैसे पोटेशियम का आ जाएगा +1, कॉमा मैंगनीज का +7। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा, -8 नहीं आएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखो, वो मैंने पिछली क्लास में लिखवाई थी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखो, उसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ था? इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। कॉपी पलट के देखना, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन में लिखा है इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम पे चार्ज की बात करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप -8 चार्ज बता रहे हो वो 4 ऑक्सीजन एटम का है। एक ऑक्सीजन एटम का कितना होगा? -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 बोलेंगे, -8 नहीं। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर फिर से वही बात है, पोटेशियम का +1 होता है ऑलवेज, क्रोमियम का +6 और ऑक्सीजन का -2, है ना। तो ये हमने सारे पॉसिबल एग्जांपल्स देख लिए। क्या ये सब क्लियर हो गया है सबको? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
ऑक्सीडेशन निकालने, नंबर निकालने में, और कोई डाउट अगर नहीं है तो फिर हम अगली क्लास में इस लेक्चर के आगे कहानी को बढ़ाएंगे, है ना। तो सुमित, तुम चाहो तो एक बार मेरे को फ्री होके कॉल कर लेना कभी भी, ठीक है। तो जो तुम्हारा बैकलॉग है उसको अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे कवर अप करना है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू टिल देन।